औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे फर्स्ट वीक का जो थर्ड लेक्चर है, जो कि अभी मैं डिलीवर करने लगा हूं। और इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, दो चीज़ें देखेंगे। नंबर वन के हम लोग यूज़र से कंसोल के ऊपर यानी कि कंसोल प्रोग्राम के अंदर हम यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, फिर हमारे पास जावा के अंदर एक जो है बिल्ट इन एक क्लास है, उसकी लाइब्रेरीज में से एक लाइब्रेरी है मैथ की लाइब्रेरी। ठीक है, मैथ की क्लास हम देखेंगे और उसके सारे फंक्शंस तो हम लोग स्टडी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितने मैं आपको आपके साथ में जितने डिस्कस कर सका मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं नेटबीन्स चूंकि मैंने पहले से ओपन किया हुआ है, मैं फाइल मेन्यू पे जाऊंगा, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जाऊंगा, जावा एप्लीकेशन ओपन, इसको क्लिक करके यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा और अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दूंगा। मैं प्रोजेक्ट को नाम दे देता हूँ यहाँ पे कंसोल इनपुट। ठीक है, और मैं मेन क्लास बनाना चाहूंगा और मैं अपनी मेन क्लास का नाम जो है वो टेस्ट रख दूंगा और इसको मैं फिनिश कर दूंगा। यहाँ पे जितने भी कमेंट्स हैं वो उन कमेंट्स को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मेरा कोड जो है वो फिर मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं उसको इजीली रीड नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये सेटिंग्स पहले से कर लेता हूँ कि ताकि मुझे मेरा कोड जो है वो रेडेबल हालत में मिले, मैं अपना कोड जो है वो इजीली ताकि उसको रीड कर सकूं। ठीक है, इसलिए मैं ये सारे जितने भी इसमें कमेंट्स वगैरह और वाइट स्पेसेस जितने भी होते हैं स्टार्ट में रिमूव कर लेता हूँ। ओके जी, अब हमने क्या करना है, सिंपल एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम यूजर को कहेंगे कि एक मैसेज देंगे यूजर को कि एंटर योर फर्स्ट नंबर, और यूजर अपना पहला नंबर इनपुट करेगा। लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि हमने, अगर आपको याद हो कि प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर यूजर से हमने इनपुट लिया था, जे ऑप्शन पेन क्लास थी उसको हमने यूज किया था और उसका हमने शो इनपुट डायलॉग जो मेथड था वो हमने यूज किया था। लेकिन अब हम यहाँ पे कंसोल के ऊपर यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो कंसोल पे यूजर से इनपुट लेने के लिए आपको एक क्लास की जरूरत पड़ेगी, एक बिल्ट इन क्लास की, जिसका नाम है स्कैनर। देखिए, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी हो तो उसके अंदर यूजर से इनपुट लेना कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। आप उसमें सी एन स्टेटमेंट यूज करते हो और डायरेक्टली आप यूजर जिस भी वेरिएबल के अंदर आपने वैल्यू जो है वो पुट करनी होती है, आप उस वेरिएबल का नाम लिख देते हो सी एन स्टेटमेंट में। जावा के अंदर इस तरीके से नहीं है, डायरेक्टली आप के पास कोई इस किस्म की स्टेटमेंट मौजूद नहीं है जो कि यूजर से इनपुट ले सके कंसोल के ऊपर। उसके लिए आपको स्कैनर की क्लास यूज करनी पड़ेगी। तो मैं चूंकि ये स्कैनर की क्लास आपकी बिल्ट इन क्लास है, तो इस क्लास को मैं क्या कर लूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा। ये क्लास मेरे जावा पैकेज में एक सब पैकेज है, इसका नाम है यूटिल। इस पैकेज के अंदर ये क्लास मौजूद है, तो मैं इस क्लास को यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं मेन मेथड में आता हूँ। अब चूंकि मैंने दो नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है, तो मैं अपने जो दो नंबर्स हैं जिनके अंदर मैंने वैल्यूज पुट करनी होंगी, मैं उनको यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ और इसी तरीके से जहां पे मेरा सम स्टोर होगा मैं उस वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं यूजर को एक मैसेज दूंगा कि ताकि यूजर को एटलीस्ट पता तो हो कि करना क्या है, वरना तो ये होगा कि आपका ये जब मैसेज नहीं आएगा, ठीक है, तो कर्सर जस्ट ब्लिंक कर रहा होगा और यूजर को आइडिया ही नहीं होगा कि प्रोग्राम में उसने जो है वो करना क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि एंटर योर फर्स्ट नंबर। अच्छा जी, नंबर जो है आपका वो आपका जो है मैं पुट करना चाहता हूं नंबर वन वेरिएबल में। लेकिन उससे पहले एक काम हमने और करना है कि हमें, चूंकि मैंने आपको बताया कि इनपुट लेने के लिए आपको स्कैनर की क्लास चाहिए होगी, तो मैं यहाँ पे स्कैनर क्लास का ना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। स्कैनर क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसके कंस्ट्रक्टर को हम पास कर देते हैं सिस्टम डॉट इन, जो कि बेसिकली कहलाता है स्टैंडर्ड इनपुट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपने इसका जो पैरामीटर है, जो इसका आर्ग्यूमेंट है, वो आपने इसके कंस्ट्रक्टर को, स्कैनर क्लास के कंस्ट्रक्टर को पास करना होगा। जैसे देखिए आपके पास ये
सिस्टम डॉट आउट जो है ना वो बेसिकली कहलाता है स्टैंडर्ड आउटपुट ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से सिस्टम डॉट इन जो है वो कहलाता है स्टैंडर्ड इनपुट ऑब्जेक्ट। तो स्टैंडर्ड इनपुट ऑब्जेक्ट आपने इसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया इसके कंस्ट्रक्टर को, यहाँ पे स्कैनर क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा और इस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस होगा वो इस इनपुट नामी वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा। और अब हम इस काबिल हैं कि हम इस इनपुट वेरिएबल के थ्रू यूजर से कमांड जो है विंडो या जिसको कंसोल विंडो कहते हैं उसके अंदर हम यूजर से इनपुट ले सकें और उसको इस वेरिएबल नंबर 1 के अंदर पुट कर सकें। तो मैं यहाँ पे इसी वेरिएबल स्कैनर क्लास का जो वेरिएबल है इनपुट में इसी को यूज करूंगा। और चूंकि मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए तो इंटीजर वैल्यू गेट करने के लिए मेरे पास नेक्स्ट आईएनटी का मेथड है। नेक्स्ट आईएनटी का मेथड भी आपके पास जो है इस स्कैनर क्लास का ये मेथड है और ये ओवरलोडेड है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट आईएनटी का मेथड यूज करूंगा जो कि विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट है। चूंकि मैं इंटीजर वैल्यू यूजर से लेना चाहता हूं तो इसलिए मैंने उसके लिए नेक्स्ट आईएनटी का मेथड जो है वो यूज किया है। तो इसके बाद मैं जब नंबर पहला अपना ले चुका हूंगा यूजर से तो उसके बाद मैं यूजर को जो है अगेन मैसेज दूंगा कि जनाब अब जो है वो दूसरा नंबर इनपुट कर लें। तो उसके लिए मैं अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट लिखूंगा और इसके अंदर मैं कहूंगा कि यूजर को मैसेज दूंगा कि एंटर योर सेकंड नंबर। सेकंड नंबर जो है वो मैं एंटर करना चाहता हूं इस वेरिएबल में जिसका नाम है नंबर 2 और इसके साथ ये असाइनमेंट ऑपरेटर और इनपुट जो वेरिएबल है आपका स्कैनर क्लास का उसको यूज करेंगे। और चूंकि आप यूजर से एक इंटीजर वैल्यू लेना चाहते हैं तो इसलिए नेक्स्ट आईएनटी का मेथड हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। जब आपकी ये सारी स्टेटमेंट्स चल चुकी होंगी तो नंबर 1 नामी वेरिएबल और नंबर 2 नामी वेरिएबल के अंदर जो है 2 इंटीजर वैल्यूज आ चुकी होंगी। अब हम इन 2 इंटीजर वैल्यूज को आपस में सम करेंगे, ठीक है, नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। और जो रिजल्ट है उसको हम स्क्रीन के ऊपर यानी कि जो कंसोल है कंसोल के ऊपर प्रिंट कर देंगे। मैं यहां पे लिखता हूं द सम ऑफ और आगे कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर ताकि मैं ये जो नंबर 1 वेरिएबल में जो डेटा पड़ा है वो मैं यूजर को डिस्प्ले कर सकूं। द सम ऑफ नंबर 1 में जो भी डेटा पड़ा होगा वो लिखा हुआ आएगा एंड कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर नंबर 2 इज इक्वल टू और सम जो है जिस वेरिएबल में पड़ा है उसका नाम रिजल्ट है तो मैं उस वेरिएबल का इस तरीके से नाम लिख दूंगा और मेरा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं इस प्रोग्राम को मैं पहले सेव कर लेता हूं और इस प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूं। ओके जी, ये कह रहा है कि देखें ये आपका आउटपुट विंडो है। पहले भी आपको बताया था कि कंसोल जो प्रोग्राम होगा जो डॉस बेस्ड आपका प्रोग्राम होगा उसका जो भी आउटपुट होगा वो आपको यहीं पर ही डिस्प्ले होगा। तो एंटर योर फर्स्ट नंबर, लेट्स सपोज मैं इसको देता हूं 120, एंटर करता हूं, ये कह रहा है एंटर योर सेकंड नंबर, मैं इसको देता हूं 180, एंटर करता हूं तो ये कह रहा है कि द सम ऑफ 120 एंड 180 इज इक्वल टू 300। तो आपका प्रोग्राम जो है वो इस तरीके से टर्मिनेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखें अगेन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने स्कैनर क्लास का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इनपुट इज इक्वल टू, यहाँ पे स्कैनर क्लास का हमने नया एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया। इसके कंस्ट्रक्टर को स्कैनर क्लास के कंस्ट्रक्टर को हमने सिस्टम डॉट इन जो आर्ग्यूमेंट है जो कि कहलाता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, वो मैंने इसको एज एन इनपुट एज एन आर्ग्यूमेंट मैंने इसको कमांड लाइन कमांड लाइन कह रहा हूं, इसका जो सिस्टम डॉट इन जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट ऑब्जेक्ट वो मैंने इसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। तो अब आपका ये इनपुट नामी वेरिएबल जो है इट इज नाउ रेडी टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। अब से देखिए मैंने इसका नाम इनपुट रखा है तो ये जरूरी नहीं है कि आप भी इसका नाम इनपुट ही रखें, आप इसको अपनी मर्जी का कोई भी नाम रख सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने 3 ये वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। ये पहले भी आपको बताया कि ये क्यों डिक्लेयर किए हैं। इसमें आपका पहला नंबर जाएगा, इसमें आपका दूसरा नंबर जाएगा और इस वेरिएबल में आपके दोनों नंबर्स का सम जाएगा। फिर मैंने यूजर को ये मैसेज दिया है कि एंटर योर फर्स्ट नंबर। अगर मैं ये मैसेज ना दूं तो क्या होगा, ठीक है। मैं इसको लेट सपोज इसको भी और ये जो दूसरा मैसेज है इसको भी
मैं जो हूँ कमेंट आउट कर देता हूँ, तो ये मैसेज अब मुझे नजर नहीं आएगा। जस्ट आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा और इनपुट मांग रहा होगा प्रोग्राम, ठीक है, लेकिन उससे आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि भाई किस किस्म का इनपुट देना है। ठीक है, देखें ये प्रोग्राम आपका चल रहा है, ठीक है, ये आपका कर्सर है, कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है। अब मुझे पता है, आपको पता है, क्योंकि मैंने ये प्रोग्राम बनाया है और आप ये प्रोग्राम देख रहे हो कि यहाँ पे जो है मैंने इंटीजर वैल्यू देनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दे देता हूँ, लेकिन जिस बंदे ने इस प्रोग्राम को रन नहीं किया, या लेट सपोज आपने ये प्रोग्राम किसी अपने क्लाइंट के लिए बनाया है, तो उसको तो नहीं पता लगेगा कि यहाँ पे क्या इनपुट करना है, या किस किस्म की वैल्यू, किस टाइप की वैल्यू यहाँ पे इनपुट करनी है। यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट करना है, यहाँ पे कैरेक्टर्स इनपुट करना है, यहाँ पे इंटीजर, फ्लोट, डबल, व्हाटएवर जो भी वैल्यू है, क्या वैल्यू इनपुट करनी है। ठीक है, तो वो तो मुझे पता है। तो इसलिए हम जो है प्रोग्राम जब बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम हो, और यूजर को जो है वो हर चीज का पता हो कि किस किस्म का इनपुट आपने जो है वो एंटर करना है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है यहाँ पे ये जो मैसेजेस हैं, ठीक है, ये मैसेजेस हम इसीलिए प्रिंट करते हैं ताकि आपका प्रोग्राम जो है वो यूजर फ्रेंडली हो। बहरहाल ये मैसेज आ जाएगा कि एंटर योर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे इनपुट डॉट नेक्स्ट INT में आई आपने कैपिटल रखना है, ये इसकी नेमिंग कन्वेंशन है। पहले भी आपको बताया था कि आपके बिल्ट इन जितने भी मेथड्स हैं और बिल्ट इन जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं जिनको हम डेटा मेंबर्स कहते हैं क्लास के, उसकी ये नेमिंग कन्वेंशन होगी कि अगर मल्टीपल वर्ड्स के ऊपर अगर आपका मेंबर फंक्शन, यानी कि क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनको मेंबर फंक्शंस कहते हैं, और डेटा मेंबर्स जो क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम डेटा मेंबर्स कहते हैं। अगर उनके नाम मोर देन वन या मोर देन, तो मेंबर फंक्शंस जितने भी हैं और जितने भी आपके डेटा मेंबर्स होते हैं उनकी नेमिंग कन्वेंशन ये होती है कि अगर मल्टीपल वर्ड्स के ऊपर अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसका जो पहला वर्ड होगा उसके तमाम अल्फाबेट स्मॉल होंगे, और हर आने वाले नेक्स्ट वर्ड का सिर्फ जो पहला अल्फाबेट होगा वो कैपिटल होगा, जैसे नेक्स्ट INT के केस में। तो जब आपकी ये स्टेटमेंट जब चल जाएगी तो ये यूजर से कीबोर्ड के थ्रू कंसोल के ऊपर यूजर से ये इनपुट ले लेगा एक इंटीजर टाइप का, और उसको उठा के नंबर 1 वेरिएबल के अंदर डाल देगा। यहाँ पे कोशिश करें कि आप इंटीजर वैल्यू ही दें, कोई कैरेक्टर यानी कि कोई नॉन इंटीजर वैल्यू है, जैसे कोई स्ट्रिंग यहाँ पे ना दे दें, क्योंकि ये नंबर 1 वेरिएबल जो है इसकी ये जो नेक्स्ट INT मेथड है इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग नहीं है या नॉन इंटीजर नहीं है। तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है वो क्रैश कर जाएगा, आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ जाएगी। तो खैर इस एक्सेप्शन को हम लोग हैंडल भी कर सकते हैं, इसके ऊपर तो कंप्लीट एक चैप्टर है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, उसको फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर योर सेकंड नंबर आपसे कह रहा है कि भाई अपना सेकंड नंबर इनपुट करो, तो इसी इनपुट वेरिएबल का नेक्स्ट INT मेथड हम यूज करेंगे, और नेक्स्ट INT मेथड क्या करेगा कि वो यूजर से एक इंटीजर वैल्यू लेके और उस इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर देगा। रिटर्न जब करेगा तो वो वैल्यू नंबर 2 वेरिएबल में आके असाइन हो जाएगी। देन रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। नंबर 1 में आपका डेटा ऑलरेडी आ चुका है लाइन नंबर 9 पे, नंबर 2 में आपका डेटा आ चुका है लाइन नंबर 12 पे, दोनों आपस में ऐड होंगे और इनका रिजल्ट जो है, इनका जो सम है वो रिजल्ट वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। Then I need to display the result on the console screen। ठीक है, आउटपुट विंडो पे मैं इसका रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ, सम दिखाना चाहता हूँ। तो डिस्प्ले करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट है आपके पास, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द सम ऑफ, और इसके बाद मैं कहता हूँ कि यार मेरा जो पहला नंबर है ना वो मुझे लिखा हुआ यहाँ पे नजर आ जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये कॉन्केटिनेशन का ऑपरेटर यूज किया, तो आपका ये जो स्ट्रिंग है वो इस वेरिएबल की वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा, कॉन्केटिनेट हो जाएगा, मिल जाएगा, और ये भी एक स्ट्रिंग बन जाएगा। ये फर्दर आगे कॉन्केटिनेट होगा इसके साथ एंड और आपका दूसरा नंबर, तो ये कंप्लीट एक स्ट्रिंग बन जाएगा। नंबर 2 वेरिएबल में जो वैल्यू है वो भी इसके साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगी। देन अगेन फर्दर क्या कॉन्केटिनेट हो रहा है इसके साथ, इज इक्वल टू, ये आगे कॉन्केटिनेट हो रहा है आपके कंप्लीट रिजल्ट के साथ, जो आपका सम आया है उसके साथ। इस प्रोग्राम को वंस अगेन हम रन कर लेते हैं। ये आपसे कह रहा है एंटर योर फर्स्ट नंबर, मैं लिखता हूं 100, एंटर योर सेकंड नंबर, मैं लिखता हूं 200। तो ये कह रहा है कि द सम ऑफ 100 एंड 200 इज इक्वल टू 300। तो इस तरीके से आप कंसोल के ऊपर इनपुट ले सकते हो। ठीक है, तो अब हम एक किस तरह का एक प्रोग्राम बना लेते हैं जिसके अंदर एक हम यूजर से जो है एक स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे, हम यूजर से कंसोल के ऊपर स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे। तो उसके लिए मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूं, जावा एप्लीकेशन नेक्स्ट, और इस प्रोजेक्ट का नाम मैं रख लेता हूं स्ट्रिंग इनपुट, और यहां पे मैं जो हूं मेन क्लास बनाना चाहता हूं, तो मेन क्लास का नाम मैं टेस्ट रख देता हूं। एज यूजुअल
सारे कमेंट्स मैं रिमूव कर रहा हूं, सारे जो वाइट स्पेसेस हैं उनको मैं रिमूव कर रहा हूं, और यहां पे जो कमेंट है इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूं। ओके जी, अब यूजर से कंसोल पे इनपुट लेना है तो उसके लिए आपको एक क्लास चाहिए होगी जो कि जावा पैकेज के यूटिल पैकेज में पड़ी है, और इसका नाम है स्कैनर। क्लासेस के भी जी होते हैं नेमिंग कन्वेंशन, ये भी याद रख लें कि क्लास का जो नाम होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहां पे अगर मैं स्मॉल एस लिख देता हूं ना तो देखो ये एरर दे रहा है। ठीक है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, यानी कि मुझे नहीं पता ये स्कैनर क्या चीज है विद स्मॉल एस। ठीक है, लेकिन ये स्कैनर विद कैपिटल एस को रिकॉग्नाइज करेगा। ओके जी, तो मैं यूजर से स्ट्रिंग लेना चाहता हूं, तो इस मकसद के लिए मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेता हूं। ठीक है, और इसका नाम मैं रख देता हूं वैल्यू। फिर इसके बाद मैं स्कैनर क्लास का वेरिएबल बना लेता हूं, स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसके कंस्ट्रक्टर को हम पास करेंगे सिस्टम डॉट इन। ओके जी, अब मैं यूजर को एक मैसेज देता हूं कि एंटर योर स्ट्रिंग। ठीक है, यूजर जो स्ट्रिंग इनपुट करेगा वो वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। स्ट्रिंग लेने के लिए हम इनपुट का जो मेथड है वो यूज करेंगे, वो है जी नेक्स्ट का मेथड। ठीक है, इंटीजर वैल्यू लेने के लिए हमने यूज किया था नेक्स्ट INT का मेथड, और स्ट्रिंग वैल्यू लेने के लिए हम यूज करेंगे नेक्स्ट का मेथड। ठीक है, और इसके बाद हम इस स्ट्रिंग को जो भी यूजर ने इनपुट किया है हम इसको डिस्प्ले कर देंगे स्क्रीन के ऊपर। The string entered by you was, और यहां पे मैं \n लगा देता हूं। ठीक है, ताकि जो स्ट्रिंग है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर आपको नजर आए, और इसको मैं कॉन्केटिनेट कर देता हूं इस वेरिएबल के साथ जिसका नाम है वैल्यू। इसमें आपका स्ट्रिंग पड़ा है और ये स्ट्रिंग आपको नेक्स्ट लाइन के ऊपर डिस्प्ले होके नजर आएगा। इसको मैं रन कर लेता हूं इस फाइल को। ये आपसे कह रहे हैं एंटर योर स्ट्रिंग। ठीक है, तो लेट सपोज मैं अपना नाम लिख देता हूं, सॉरी। ओके, तो मैं यहां पे अपना नाम लिख देता हूं। ठीक है, एंटर किया तो ये कह रहा है कि द स्ट्रिंग एंटर्ड बाय यू वाज फैसल। ठीक है जी, इस प्रोग्राम में एक छोटा सा इशू है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने की खातिर इसी वजह से मैंने ये प्रोग्राम जो है वो बनाया था। लेट सपोज मैं कहता हूं कि एंटर योर स्ट्रिंग, लेट सपोज मैं कहता हूं कि जी दिस इज माय स्ट्रिंग। ठीक है, ये मैंने इनपुट किया, एंटर किया, तो ये कह रहा है द स्ट्रिंग एंटर्ड बाय यू वाज दिस, यानी कि ये जो आपका कंप्लीट जो स्ट्रिंग है वो डिस्प्ले नहीं कर रहा, बल्कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर जो पहला वर्ड है या दूसरे अल्फाजों में ये कि जहां पे इसको पहला स्पेस मिला तो उसके बाद आने वाले तमाम स्ट्रिंग्स, अल्फाबेट्स को, कैरेक्टर्स को, जो कंप्लीट जो स्ट्रिंग है उसको इसने इग्नोर कर दिया है, वो आपको नहीं डिस्प्ले करके दे रहा। ठीक है, दोबारा से देख लें, मैंने ये स्ट्रिंग इनपुट किया हेलो माय फ्रेंड, तो ये जस्ट मुझे डिस्प्ले करके दे रहा है हेलो। बाकी का आपका जो नेक्स्ट जो इसके बाद यानी कि स्पेस और फिर ये जो बाकी की जो स्ट्रिंग है आपका, इसको इसने क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया। तो अगर तो आप एक ऐसा स्ट्रिंग इनपुट करवाना चाहते हो इस वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर कि जिसके अंदर किसी किस्म की कोई वाइट स्पेस नहीं है, स्पेस का कैरेक्टर नहीं है, तो फिर तो आप इनपुट डॉट नेक्स्ट का मेथड यूज कर लें। अगर आपको लगता है कि यूजर जो है एक ऐसा स्ट्रिंग इनपुट करेगा, या जैसे लेट सपोज मैसेज दिया है आपने कि एंटर योर फुल नेम, तो फुल नेम जब बंदा लिखेगा तो उसमें अपना वो फर्स्ट नेम लिखेगा, उसके बाद स्पेस देगा, उसके बाद जो है वो अपना लास्ट नेम लिखेगा। तो वो तो
अगर आपने इनपुट डॉट नेक्स्ट नाम का मेथड अगर यूज किया है, नेक्स्ट वाला मेथड, तो वो तो उसका फर्स्ट नेम तो इसमें स्टोर कर लेगा, लास्ट नेम तो उसमें स्टोर करेगा ही नहीं। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं कि एक और हमारे पास मेथड है, उसका नाम है नेक्स्ट लाइन। हम इस मेथड को यूज कर लेते हैं। ये मेथड क्या करेगा कि आपके एक ऐसे स्ट्रिंग को भी ये एक्सेप्ट कर लेगा, स्टोर कर देगा इस वेरिएबल वैल्यू के अंदर, जिसमें वाइट स्पेसेस या जिसके अंदर स्पेस का कैरेक्टर भी आ रहा हो या स्पेस के कैरेक्टर्स भी आ रहे हो। ठीक है, इसको मैं रन करके आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूं। जैसे मैंने पहले लिखा था ना हेलो माय फ्रेंड, तो द स्ट्रिंग एंटर्ड बाय यू वाज, यहां पे लिखा हुआ रहा था हेलो। अब जो भी स्ट्रिंग मैं लिख रहा हूं, जो वाइट स्पेसेस हैं, जो आपके स्पेस के कैरेक्टर्स हैं, उनको भी एक्सेप्ट कर रहा है, और कंप्लीट स्ट्रिंग जो मैंने एंटर किया था वो कंप्लीट का कंप्लीट स्ट्रिंग जो है ये मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करके दे रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट डॉट नेक्स्ट मेथड एंड इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे ये जो इनपुट डॉट नेक्स्ट मेथड मैंने यूज किया था उसकी भी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, और इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड जो यहाँ पे यूज किया इसकी भी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। लेकिन ये एक ऐसा स्ट्रिंग रिटर्न कर सकता है, इसमें इसकी कैपेबिलिटी है कि ऐसा स्ट्रिंग कि जिसके अंदर वाइट स्पेसेस भी मौजूद हो। लेकिन जो नेक्स्ट का मेथड है वो सिर्फ आपके स्ट्रिंग का, आपने अगर लेट्स सपोज स्ट्रिंग इनपुट किया और उसके अंदर स्पेस के कैरेक्टर्स हैं, तो वो सिर्फ ऐसा स्ट्रिंग का वो पार्ट, स्टार्ट का पार्ट, जो कि फर्स्ट स्पेस कैरेक्टर से पहले पहले आपने जो कुछ लिखा होगा वो ही रिटर्न कर पाएगा। स्पेस कैरेक्टर इंक्लूडिंग द स्पेस कैरेक्टर एंड ऑल द स्ट्रिंग आफ्टरवर्ड्स, उसको ये रिटर्न नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इसके अंदर डिफरेंस था। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग कंसोल के ऊपर यूजर से किस तरीके से इनपुट ले सकते हैं। इंटीजर इनपुट लेना हमने देखा, हमने जो है वो स्ट्रिंग इनपुट जो है वो लेके देखा कि स्ट्रिंग टाइप का इनपुट जो है वो हम किस तरीके से ले सकते हैं। स्ट्रिंग इनपुट विदाउट स्पेस कैरेक्टर अगर होगा तो उसके लिए हम नेक्स्ट का मेथड यूज करेंगे, और स्ट्रिंग इनपुट अगर हमने लेना है जिसके अंदर आपके स्पेस के कैरेक्टर्स भी मौजूद होंगे तो उसके लिए आपको नेक्स्ट लाइन का मेथड जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो अब हम इसके बाद जो है देखते हैं नेक्स्ट हमारे जो इसमें डिस्कस हमने करना था, जिस इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो चीज हमने डिस्कस करनी थी वो हमारा एक जावा के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है मैथ। ठीक है, उसके कुछ मेथड्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मेथड्स उसके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके जो इम्पोर्टेंट मेथड्स कह लें या जो आप आगे चल के अपने प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करोगे तो उन मेथड्स को हम लोग जो है अभी डिस्कस करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं मैथ की क्लास। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, जावा एप्लीकेशन, और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ मैथ क्लास एग्जाम्पल्स। ठीक है, और जो है मैं अपनी यहाँ पे मेन क्लास भी बना देता हूँ और उसका नाम मैं टेस्ट रख देता हूँ। यहाँ से जितने भी कमेंट्स हैं मैं इन कमेंट्स को रिमूव कर रहा हूँ, जितने वाइट स्पेसेस हैं उनको भी मैं अपनी आसानी के लिए रिमूव कर देता हूँ। ओके, मैथ क्लास जो है उसको इंपोर्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं जिनको आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। वो तमाम क्लासेस जो कि जावा पैकेज के लैंग पैकेज के अंदर हो, java.lang, ये वो तमाम क्लासेस होती हैं जिनको कि आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यानी कि कंपलसरी नहीं है इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना उसके लिए। जैसे आपने देखा होगा सिस्टम नाम की क्लास, उसको इंपोर्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे system.out.println हम नहीं लिखते, कोई चीज़ भी प्रिंट अगर हमने करनी हो। उसी तरीके से जो स्ट्रिंग की क्लास है, स्ट्रिंग इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, ये एक क्लास का नाम है स्ट्रिंग, तो इसको भी आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये क्लास भी चूंकि जावा के लैंग पैकेज में पड़ी है। इसी तरीके से अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो इनपुट डायलॉग बॉक्स पढ़ा था उसके अंदर जब हम एक वैल्यू को, एक स्ट्रिंग वैल्यू को जब हम कन्वर्ट कर रहे होते थे इनटू एन इंटीजर वैल्यू,
तो उसके लिए हम जो क्लास यूज करते थे उस क्लास का नाम था इंटीजर विद अ कैपिटल आई। तो वो क्लास भी हमने इंपोर्ट तो नहीं की थी, वो क्लास भी आपके जावा के लैंग पैकेज में पड़ी है। तो इसी तरीके से जो मैथ नाम की क्लास है वो भी आपके जावा के लैंग पैकेज के अंदर पड़ी है। तो इस क्लास को आप इंपोर्ट करें ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो कंपलसरी नहीं है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं कि मैं लिख देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और इसके अंदर मैं लिख देता हूं मैथ, ये मेरी क्लास का नाम है, ठीक है। इसके साथ मैं लगाऊंगा डॉट ऑपरेटर और यहां पे मेरे पास इसका एक पहला फंक्शन है एब्स के नाम से, एबीएस। ये ओवरलोडेड है, इसमें आपके पास देख लें, आपके सामने लिस्ट में नजर आ रहा होगा कि मैथ की क्लास, इसका जो एबीएस है 1 2 3 4, ये 4 मेथड्स हैं आपके पास। पहला जो है वो डबल टाइप का डेटा लेगा और रिटर्न भी डबल करेगा। दूसरा जो है वो फ्लोट टाइप का डेटा लेगा और रिटर्न भी फ्लोट करेगा। तीसरा जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा और रिटर्न भी इंटीजर टाइप ही की वैल्यू करेगा। और इसी तरीके से जो फोर्थ वन है वो लॉन्ग टाइप का वैल्यू लेगा एज एन आर्ग्यूमेंट और लॉन्ग टाइप का डेटा ही रिटर्न करेगा एज एन आर्ग्यूमेंट। तो मैं यहां पे लिखता हूं एबीएस और एबीएस के फंक्शन को मैं पास कर देता हूं लेट सपोज -5, ठीक है। बेसिकली ये एबीएस जो है ये एब्सोल्यूट का फंक्शन है, ये एब्सोल्यूट फाइंड आउट करके देता है आपको। अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो उसको -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, उसकी नेगेटिव जो उसका जो नेगेटिव जो सिंबल है उसको रिमूव कर देगा और उसको नंबर को पॉजिटिव आपको डिस्प्ले करके देगा। जैसे कि आप इस केस के अंदर देख लें, मैं इसको सेव करता हूं, इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं, तो ये देखें ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, ये मुझे +5 रिटर्न कर रहा है। और अगर नंबर पहले से ही पॉजिटिव हो तो ये बेसिकली वही नंबर रिटर्न कर देगा जो कि आपने इसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है, जो कि 5 का नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें, मैं इसको अगर पास कर देता हूं लेट सपोज -2.5, ठीक है, जो कि एक फ्लोट वैल्यू है, इसको मैं रन करता हूं तो ये मुझे उसका एब्सोल्यूट फाइंड आउट करके दे देगा, यानी कि उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देगा -1 के साथ, उसका जो नेगेटिव सिंबल है उसको रिमूव कर देगा। इसी तरीके से मेरे पास मैथ की क्लास के अंदर एक फंक्शन है फ्लोर के नाम से, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके अंदर, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम जो है वो कोशिश करेंगे कि इस क्लास के अंदर जितने हम लोग कवर कर सकें वो सारे हम कवर कर लेंगे, या जो इंपॉर्टेंट है उनको देख लेंगे, ठीक है। तो वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं ऑब्वियसली, अगर ना इंपॉर्टेंट होते तो ये फंक्शंस मौजूद ही ना होते इसके अंदर, लेकिन बहरहाल जितने हम कवर कर सके इस क्लास के अंदर उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा देखिए, फ्लोर का फंक्शन है, इसको जरा गौर से देखना। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5.9, क्या लिखा मैंने 5.9। अब जरा समझ लें इसको जरा गौर से, ठीक है। फ्लोर का फंक्शन क्या करेगा, फ्लोर का फंक्शन जो है वो 5.9 से जो करीब तरीन इंटीजर होगा यानी कि होल नंबर होगा वो रिटर्न करेगा, नंबर 1। 5.9 से जो करीब तरीन होल नंबर होगा ना वो रिटर्न करेगा, नंबर 1। और नंबर 2 ऐसा होल नंबर जो कि एक तो इसके करीब तरीन हो, नंबर 1। नंबर 2 वो होल नंबर इससे छोटा भी हो, 5.9 से छोटा भी हो। अब देखें 5.9 से तो करीब तरीन जो होल नंबर है वो तो 6 है, लेकिन 6 जो है वो 5.9 से छोटा थोड़ी है। तो बेसिकली 5.9 से करीब तरीन जो होल नंबर हो और ऐसा होल नंबर जो कि 5.9 से स्मॉलर हो तो वो तो 5 है। तो ये आपको क्या रिटर्न करके देगा, ये आपको 5 रिटर्न करके देगा, ठीक है। ये आपको रिटर्न करके दे रहा है, 5 आपके सामने है। इसी तरीके से मैं अगर यहां पे लिख देता हूं 5.2 लेट सपोज, ठीक है, तो इस केस के अंदर भी ये मुझे एक तो ये कि एक होल नंबर रिटर्न करके देगा, नंबर 2 वो होल नंबर जो है वो 5.2 से करीब तरीन होगा, और नंबर 3 वो होल नंबर जो है वो 5.2 से स्मॉलर होगा। तो 5.2 से स्मॉलर होल नंबर और जो कि इसके करीब तरीन हो वो तो 5 है। वैसे अगर हम कहेंगे 5.2 से स्मॉलर होल नंबर वो 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 2 1, ठीक है, लेकिन जो करीब तरीन है वो 5 है। तो इस केस के अंदर भी ये आपको क्या रिटर्न करके देगा, ये आपको 5 रिटर्न करके देगा। आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूँ फ्लोर का फंक्शन। इसी तरीके से हमारे पास एक मैथ क्लास में एक और फंक्शन है
जिसको कहते हैं सील का फंक्शन। ठीक है, सील का फंक्शन जो है ना वो फ्लोर के फंक्शन से उलट काम करता है। ठीक है, उसके इनवर्स काम करता है। वो किस तरीके से कि सील का फंक्शन जो है ये भी आपको 5.2 से करीब तरीन होल नंबर रिटर्न करके देगा, लेकिन वो जो होल नंबर होगा जो कि 5.2 से करीब तरीन होगा, वो एक ऐसा होल नंबर होना चाहिए जो कि 5.2 से बड़ा हो। तो 5.2 से बड़ा होल नंबर भी होना चाहिए और 5.2 के करीब तरीन होना चाहिए, तो वो तो 6 बनता है। ठीक है, तो ये आपको इस केस में सील का फंक्शन जो है वो आपको 6 रिटर्न करके देगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे 5.9 लिख के देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे सील के फंक्शन को, आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ जी 5.9, तो ये आपको रिटर्न करके देगा, उस केस के अंदर भी 6 रिटर्न करके देगा। ठीक है जी, ओके। तो फ्लोर का फंक्शन जो है वो आपकी वैल्यू को नीचे की तरफ लेके जाएगा और होल नंबर रिटर्न करके देगा, और जो सील का फंक्शन है वो आपकी इस 5.9 को सील की तरफ लेके जाएगा, ऊपर की तरफ लेके जाएगा, और करीब तरीन होल नंबर जो है वो यहां से आपको रिटर्न करके देगा। इसी तरीके से मैथ डॉट एक फंक्शन है जी आपके पास, मैथ डॉट राउंड का फंक्शन। ठीक है, राउंड का फंक्शन सिंपल है। लेट सपोज मैं इसको पास करता हूँ 5.2। ठीक है, तो 5.2 जैसे हम नॉर्मल राउंडिंग ऑफ करते हैं नंबर टू इट्स नियरेस्ट होल नंबर। ठीक है, तो 5.2 में अब अगर आप देख लें कि पॉइंट के बाद जो नंबर है ना वो या तो 5 के इक्वल होना चाहिए या 5 से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये 5 पॉइंट और आगे जो भी नंबर होगा उसको कन्वर्ट कर देगा 6 के अंदर। लेकिन अब चूंकि ये नंबर जो है पॉइंट के बाद ये नंबर जो है 0.2 है, तो ये 2 जो है चूंकि 5 से छोटा है, लिहाजा ये 5.2 को कन्वर्ट कर देगा, राउंड ऑफ कर देगा इनटू 5। ठीक है, तो इसलिए इसने इसको राउंड ऑफ कर दिया इनटू 5। इसी तरीके से लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5.6, तो ये इसको राउंड ऑफ कर देगा टू 6, क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर आपने लिखा है वो नंबर जो है आपका बड़ा है 5 से, तो इसलिए इसने इसको राउंड ऑफ कर दिया है। जिस तरह आप कन्वेंशनल डेली लाइफ के अंदर राउंडिंग ऑफ करते हैं, तो इस तरीके से इसने इसको राउंड ऑफ कर दिया है। ओके जी, नेक्स्ट जो फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है जी मिन। ठीक है, मैथ डॉट मिन का फंक्शन। मिन फंक्शन जो है वो 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा, और नाम से जाहिर है ये इन 2 आर्ग्यूमेंट्स में से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर देगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 और यहाँ पे लिख देता हूँ लेट सपोज 9, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो 5 है, तो ये क्या करेगा 5 रिटर्न कर देगा। ठीक है, इस मिन फंक्शन की एक आप कह लें कि प्रॉपर्टी है कि ये 2 ही आर्ग्यूमेंट्स लेगा, 2 से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स ये नहीं ले सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी आपके पास अगर 3 नंबर्स हैं और उनमें से अगर आपने मिनिमम फाइंड आउट करना है तो फिर क्या करेंगे? फिर उसका तरीका यार सिंपल है कि पहला आप नंबर आप लिख लें अपना, लेट सपोज आपका पहला नंबर है 5 और दूसरा नंबर जो है वो है आपका लेट सपोज 9, यही नंबर है 9 ले लेते हैं, और तीसरा नंबर जो है वो लेट सपोज हम ले लेते हैं -5। ठीक है, तो 3 नंबर्स का मिन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे कि आप मैथ डॉट मिन का फंक्शन कॉल करोगे, उसमें अपना पहला नंबर इनपुट करोगे, कॉमा दूसरे नंबर की बजाय आप मैथ डॉट मिन के फंक्शन को अपने अगले 2 नंबर्स के लिए जो है कॉल करोगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर आपने 3 नंबर्स के लिए मिनिमम फाइंड आउट करना है तो उसको आप इस तरीके से मैथ डॉट मिन के फंक्शन को एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा कॉल करोगे। वो भी इस तरीके से कि मैथ डॉट मिन का फंक्शन जो है आपका उसके अंदर मैथ डॉट मिन का फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा होगा। तो इनमें देखें पहला नंबर है आपका 5, दूसरा है 9 और तीसरा है -5। इसमें सबसे मिनिमम जो है वो -5 है, तो इसलिए ये आपको रिटर्न करके दे रहा है -5। अब इसकी वर्किंग थोड़ी सी देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। देखें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन के अंदर है जी मैथ डॉट मिन, और मैथ डॉट मिन के अंदर आपने लिखा है इसके आर्ग्यूमेंट्स के अंदर 5 कॉमा मैथ डॉट मिन, और उसके अंदर आपने इसके आर्ग्यूमेंट्स लिखे हैं 9 और -5। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका ये जो इनर जो मेन का फंक्शन है ये सबसे पहले चलेगा, और मेन का फंक्शन आपको पता है क्या करता है। मेन का फंक्शन जो है वो 2 नंबर्स में से जो मिनिमम नंबर होता है उसको रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो 9 और -5 में से जो मिनिमम नंबर है वो -5 है, तो आपका ये जो इनर ये जो मेन फंक्शन है जो कि इस टाइम पे हाईलाइटेड है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये रिटर्न कर देगा -5। ठीक है, तो आपका ये जो
इनर मेन फंक्शन है वो -5 रिटर्न कर देगा और -5 यहां पे आ जाएगा। अब इसके बाद आपका ये जो आउटर जो मेन फंक्शन है ये चलेगा और ये 5 और -5 में से देखेगा कि मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या बनती है। तो मिनिमम वैल्यू चूंकि 5 है तो इसलिए ये जो आउटर मेन फंक्शन है ये यहाँ पे क्या रिटर्न कर देगा, 5 रिटर्न कर देगा। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के मेथड को ये दे देगा 5 कि 5 जो है आप इसको प्रिंट कर लें। ठीक है जी, इसको मैं कंट्रोल Z प्रेस कर देता हूं। ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो अपने 3 नंबर्स में से जो मिनिमम है उसको फाइंड आउट अगर करना चाहते हो तो आप इस तरीके से 3 नंबर्स का मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हो। सवाल पैदा होता है कि जी अगर 4 नंबर हो तो फिर क्या करेंगे। फिर जो आपका इनर मेन फंक्शन है उसका पहला आर्ग्यूमेंट आप एक नंबर दे दो और दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है उसकी जगह पे मैथ डॉट मिन का फंक्शन कॉल कर लें फॉर द नेक्स्ट 2 नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट 2 नंबर्स हैं लेट्स सपोज -5 और -10। ठीक है, तो इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। आपके 4 नंबर्स हैं, एक 5 है, एक 9 है, एक -5 है, एक -10 है। मिनिमम -10 है तो इसलिए ये आपको रिटर्न करके देगा -10। ठीक है, इसकी वर्किंग देख लेते हैं भाई ये कैसे काम कर रहा है। भाई इस तरह से काम कर रहा है, जो इनर मोस्ट जो मैथ डॉट मेन फंक्शन है जो कि ये वाला है ये सबसे पहले चलेगा और ये अपना जो 2 नंबर्स हैं -5 और -10 इसमें से जो मिनिमम नंबर है उसको रिटर्न कर देगा जो कि -10 है। उसके बाद फिर ये वाला मैथ डॉट मेन फंक्शन चलेगा और ये अपने 2 नंबर्स को 9 और -10 को कंपेयर करेगा आपस में और जो मिनिमम नंबर है -10 उसको रिटर्न कर देगा। और उसके बाद जो आउटर मोस्ट जो आपका मेन फंक्शन है वो चलेगा और इसके जो 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं 5 और -10 इनको कंपेयर करेगा और जो -10 है चूंकि वो छोटा नंबर है तो इसलिए -10 यहाँ पे रिटर्न कर देगा और आपका जो प्रिंट ln का फंक्शन है वो इस -10 को जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। ठीक है जी, ये तो था आपका मेन का फंक्शन। इसी तरीके से मेन के फंक्शन के साथ साथ एक फंक्शन और है हमारे पास मैक्स का फंक्शन जो कि नाम से जाहिर है वो 2 वैल्यूज में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको रिटर्न करके आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें 10 और -5 में से जो मिनिमम जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 10 थी तो इसलिए इसने आपको 10 जो है वो रिटर्न करके दे दिया। तो ये तो था मैक्स का फंक्शन। अब मैक्स का फंक्शन जो है वो भी मिन की तरह 2 ही आर्ग्यूमेंट्स लेगा है। ठीक है, 2 से ज्यादा आप इसको आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं कर सकते। तो मिन की तरह इसमें भी अगर आपने 3 नंबर्स में से मैक्सिमम अगर देखना है तो उसमें फिर ये होगा कि मैथ डॉट मैक्स फंक्शन आप लिख लें और उसका पहला आर्ग्यूमेंट लिख लें कॉमा और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है उसकी जगह पे मैथ डॉट मैक्स का फंक्शन फिर से यूज कर लें और यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट जो 2 नंबर्स हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, जिसका आपने मैक्स कैलकुलेट करना है या जिसमें से आपने मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स का फंक्शन है ये आपको 20 और 5। ठीक है, ये 20 और 5 में से आपको जो मैक्सिमम नंबर है जो कि 20 बनता है तो ये आपको क्या रिटर्न करके देगा, ये 20 रिटर्न करके दे देगा और यहां पे लाके पेस्ट कर देगा। ठीक है, यहां पे रिटर्न कर देगा ना। तो इसके बाद ये मैथ डॉट मैक्स का फंक्शन फिर चलेगा फॉर द वैल्यू ऑफ 10 एंड 20। तो यहाँ पे चूंकि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 20 है तो ये जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है यहाँ पे ये क्या कर लेगा, यहाँ पे 20 आपको रिटर्न करके दे देगा और इस 20 को जो है वो स्क्रीन के ऊपर आप प्रिंट करके आपको दिखा देगा। ठीक है, तो मैं इसको अनडू कर देता हूँ इस सबको और इसको मैं प्रिंट जो है इस प्रोग्राम को मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें आपको यहाँ पे 20 जो है वो डिस्प्ले करके दे रहा है। ठीक है, अच्छा अगर आपने 4 नंबरों का मैक्सिमम देखना है तो भाई ये जो आपका जो इनर जो मेन फंक्शन है सॉरी इनर जो आपका मैथ डॉट मैक्स फंक्शन है उसमें पहला आर्ग्यूमेंट लिख लें और दूसरे आर्ग्यूमेंट की जगह पे आप मैथ डॉट मैक्स फंक्शन को फिर से यूज कर लें और उसके अंदर आप अपना तीसरा नंबर और अपना जो चौथा नंबर है आप उसको जो है वो एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दें, इसको रन कर लें तो ये आपको 100 रिटर्न करके देगा क्योंकि 10 फिर 20 5 और 100 में से जो मैक्सिमम नंबर है वो 100 है। इसकी वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले आपका इनर मोस्ट मैक्स फंक्शन चलेगा, 5 और 100 में से कंपेयर करेगा, जो मैक्सिमम नंबर है वो 100 है तो ये आपको यहाँ पे 100 रिटर्न कर देगा। इसके बाद ये वाला मैक्स का फंक्शन चलेगा, 20 और 100 में से चेक करेगा कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है, मैक्सिमम नंबर 100 है, ये यहाँ पे आपको 100 रिटर्न करके दे देगा। फिर आपका ये जो आउटर मोस्ट जो मैक्स का फंक्शन है ये चलेगा और ये आपको 10 और 100 में से जो मैक्सिमम नंबर है विच इज ऑब्वियसली 100 तो ये आपको 100 रिटर्न करके दे देगा और ये स्क्रीन के ऊपर आपको 100 प्रिंट भी करके दे देगा।
ठीक है, इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। इट विल प्रिंट यू 100, क्योंकि 100 ही आपका जो मैक्सिमम नंबर है वो आपका 100 ही है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है SQRT के नाम से। SQRT का फंक्शन जो है वो क्या करता है, वो किसी नंबर का स्क्वायर रूट आपको कैलकुलेट करके देगा। क्या कैलकुलेट करके देगा? स्क्वायर रूट। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे मैथ डॉट SQRT, ठीक है, और इसके अंदर मैं अपनी वैल्यू देता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार मुझे ना 81 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके दो, तो मुझे पता है 81 का स्क्वायर रूट जो है वो 9 है। ठीक है, तो ये आपको 9.0, ठीक है, ये इसने आपको रिटर्न करके दिया। इसकी जो रिटर्न टाइप है वो डबल है। ठीक है जी, इसी तरीके से आप कोई और वैल्यू इसको पास कर लें। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको पास करता हूँ 121, जो कि 11 का बेसिकली स्क्वायर है, तो 121 का जो रूट होगा वो 11 होगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट का फंक्शन है। ये कोई भी आप इसको वैल्यू पास कर लें। लेट्स सपोज मैं 5.275 इसको पास कर लेता हूँ, जो कि एक डबल वैल्यू के तौर पे इसको कंसिडर करेगा, और इसका जो स्क्वायर रूट है वो आपको एज अ डबल वैल्यू जो है वो रिटर्न भी करके दे देगा। सेम इसी तरीके से जैसे आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हो, उसी तरीके से आपके पास जो है वो क्यूब रूट कैलकुलेट करने का भी एक फंक्शन है, जो कि आपको एक नंबर का क्यूब रूट कैलकुलेट करके देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसमें 27 लिख देता हूं, ठीक है, और 27 जो है मुझे पता है कि वो 3 का क्यूब रूट है, तो ये मुझे जो है वो 3 रिटर्न करके देगा। इसी तरीके से आप इसको कोई सा भी जो है वो डबल वैल्यू पास करके दे दें, तो ये आपको जो है उसका क्यूब रूट कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, यानी कि पावर ऑफ 1/3, और जो स्क्वायर रूट है उसमें नंबर का पावर जो है पावर ऑफ 1/2 आपको जो है ये कैलकुलेट करके देगा। इसके बाद आपके पास एक और फंक्शन है जो कि आपको पावर कैलकुलेट करके देता है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि जी 5 रेज टू द पावर 4 कैलकुलेट करें हम लोग। ठीक है, 5 रेज टू द पावर 4 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है POW का फंक्शन। अब किसकी पावर कैलकुलेट करनी है? G5 की, तो आप पहला आर्ग्यूमेंट इसको 5 दे दें। उसकी कितनी पावर कैलकुलेट करनी है? 4, मतलब 5 रेज टू द पावर 4, ये मैंने कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5,4। इसको रन कर लेते हैं, तो 5 रेज टू द पावर 4 मीन्स के 5 अगर अपने ही साथ 4 दफा अगर मल्टीप्लाई हो, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये जो है आपको रिजल्ट देगा 625। तो ये आपका POW का फंक्शन है। इसी तरीके से लेट सपोज 81 और 0.5, यानी कि 0.5 का मतलब है 1/2। ठीक है, तो 81 पावर 1/2, यानी कि ये आपको इस केस के अंदर 81 का जो स्क्वायर रूट है वो कैलकुलेट करके देगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 0.333 दे देते हैं, यानी कि 1/3, तो ये 81 का जो क्यूब रूट है वो आपको कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे 27 जो है उसका क्यूब रूट जो है वो 9 के बराबर बनता है, सॉरी 3 के बराबर बनता है, तो ये यानी कि 2.9967 दे रहा है, यानी कि विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट मेथड जो है वो हम देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हैं। मैथ डॉट साइन, ठीक है, लेट सपोज मैं जो हूँ साइन ऑफ 90 कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको जब 90 दूंगा, तो साइन ऑफ 90 जो है वो तो 1 के बराबर होता है, लेकिन जब मैं इसको रन करता हूं, ठीक है, तो ये मुझे दे रहा है 0.89399, विच इज नॉट करेक्ट। तो प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे इस फंक्शन में नहीं है, प्रॉब्लम बेसिकली इस वैल्यू के अंदर है। मैं जो यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि दिस वैल्यू, मैं जो कंसिडर कर रहा हूं, इस वैल्यू को मैं कंसिडर कर रहा हूं इन डिग्रीज। ठीक है, एंगल्स जो है आपके वो उनके कुछ यूनिट्स होते हैं, जैसे डिग्रीज हो गए, जैसे रेडियंस हो गए। तो साइन के फंक्शन को, या जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं आपके, साइन है, कॉस कैलकुलेट करने वाला, टेंजेंट कैलकुलेट करने वाला, ठीक है, इन फंक्शंस को जो आप वैल्यू पास करोगे ना, वो वैल्यू आप पास करोगे इनटू रेडियंस, नॉट इन डिग्रीज। तो मुझे इस 90 को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किस चीज में? रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए भी मेरे पास इसके अंदर एक फंक्शन मौजूद है। ओके, तो मैं जो हूं क्या करूंगा, वो जो 90 वैल्यू है उसको ना मैं कन्वर्ट कर दूंगा रेडियंस के अंदर।
और फिर उसके बाद मैं इसको पास करूंगा मैथ डॉट साइन फंक्शन को। तो मेरे पास उसके लिए ना एक मेथड है टू रेडियंस के नाम से, और टू रेडियंस को मैं क्या करूंगा, मैं टू रेडियंस को 90 जो है ना वो मैं इसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा। ठीक है, तो आपका ये क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन प्रिंट करने से पहले ये मैथ डॉट साइन को कॉल करने से भी पहले मैथ डॉट टू रेडियंस को कॉल करेगा, और ये जो 90 है ना, इस 90 को ना ये कन्वर्ट कर देगा। जो 90 आपने पास किया है, ये आपने कंसिडर किया कि यार 90 जो वैल्यू है ना वो डिग्रीज के अंदर है, एंगल जो है वो आपका डिग्रीज के अंदर है, और इसको आप जो है पहले कन्वर्ट कर रहे हैं रेडियंस के अंदर। तो ये जो 90 का जो भी इक्विवेलेंट रेडियंस बनता है वो उसमें कन्वर्ट कर देगा इसको, और यहां पे इसको रिप्लेस कर देगा, और फिर उसको पास कर देगा साइन फंक्शन को। तो फिर साइन फंक्शन जो है उस एंगल का जो कि रेडियंस के अंदर है कन्वर्टेड, जो कि 90 का इक्विवेलेंट रेडियंस होगा उसको कन्वर्ट कर देगा, और उसका साइन कैलकुलेट करेगा जो कि एग्जैक्टली 1 के बराबर है। इसी तरीके से मैं कहता हूं यार कि 45 जो डिग्री है उसको पहले कन्वर्ट करो रेडियंस के अंदर, और फिर उसके बाद उसका ना साइन कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये उसका साइन कैलकुलेट कर रहा है जो कि इसी वैल्यू 0.70710678 इसी के ही बराबर आता है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास मैथ डॉट साइन के बाद आपके पास एक और फंक्शन है मैथ डॉट कॉस का फंक्शन, जो कि कॉस कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो मैं कहता हूं यार जीरो का ना, जीरो जो डिग्रीज है उसका कॉस कैलकुलेट करो, लेकिन जीरो डिग्रीज को मैं पहले रेडियंस में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, इसका कॉस कैलकुलेट करें, जो कि कॉस जो है इसका ऑब्वियसली 1 के बराबर आता है। ओके जी, मैथ की क्लास जो है इसमें हमारे पास एक कांस्टेंट डेटा मेंबर भी है पाई के नाम से, जिसमें पाई की वैल्यू स्टोर्ड है। ठीक है, मैं अगर आपको उसकी वैल्यू दिखा सकूं, ये पी आई लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि जिसके अंदर ये आपको पाई की वैल्यू इसमें स्टोर्ड है, तो ये आपको पाई की वैल्यू दिखा देगा 22/7 या 3.14159। ठीक है, अप टू अ वेरी लार्ज। ठीक है, प्रिसाइज इसकी जो है आपको ये वैल्यू दिखा रहा है, तो ये आपकी पाई की वैल्यू है। और इस वैल्यू को अगर आप चाहें, मैथ डॉट पाई की वैल्यू को अगर आपको किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर, किसी एक्सप्रेशन के अंदर अगर आपको पाई की वैल्यू चाहिए, तो आप इस तरीके से मैथ डॉट पाई का जो डेटा मेंबर है आप इसको इस तरीके से लिख के तो इसकी वैल्यू को जो है आप यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर इसके अंदर जो है एक मेथड और है हमारे पास, जिसका नाम है रैंडम। ये क्या करेगा कि ये एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा बिटवीन 0 एंड लेस देन 1, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर जो ये जनरेट कर सकता है वो है 0.999999। ठीक है, और जो मिनिमम वैल्यू ये जनरेट कर सकता है वो 0 होगा। ठीक है, और ये रैंडमली ये नंबर आपका जो है वो जनरेट करेगा। ठीक है, 0.7139 इसने जनरेट किया अभी। ठीक है, तो इस तरीके से रैंडमली ये आपके जो है इस तरीके से नंबर्स जनरेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी अब रिक्वायरमेंट है, मैं चाहता हूं कि यार मैं लेट सपोज जैसे हमारे पास लेट सपोज मैं कहता हूं कि यार ये जो है ना रैंडम नंबर जनरेट करे फ्रॉम बिटवीन 1 एंड 10। ठीक है, बिटवीन या चलें इस तरह कर लेते हैं कि हम ये कहते हैं कि यार ये एक रैंडम नंबर जनरेट करे बिटवीन 0 एंड 9। तो पहले तो ये जरा समझ लें कि ये जो मैक्सिमम जो कि ये रैंडम नंबर जो जनरेट कर सकता है आपका ये फंक्शन, वो है 0.999999, और जो मिनिमम नंबर जो ये जनरेट कर सकता है जो पॉसिबिलिटी है इसकी वो 0 की है। तो मैं ये चाहता हूं, मेरी रिक्वायरमेंट है कि यार ये जो है ना बिटवीन 0 एंड 9 एक रैंडम नंबर जनरेट करे, बिटवीन 0 एंड 9। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा किस चीज के साथ, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा 10 के साथ। 10 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो अब जरा कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल मैथ डॉट रैंडम जो फंक्शन है वो आपका जनरेट कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू जो जनरेट कर रहा है वो है 9.99999। ठीक है, तो फर्ज करो इसने मैक्सिमम नंबर जो जनरेट किया है वो जनरेट किया है जी 9.999, तो 0.999999। ठीक है, तो वो 0.9999999 नंबर होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ, और आपका नंबर जो है वो बन जाएगा 9.999। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये मिनिमम नंबर ये जनरेट कर रहा है 0,
तो 0 जब 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 जनरेट करेगा। तो आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी हो जाती है कि आप तो चाहते थे कि यार 0 और 9 के बीच में नंबर जनरेट करे। तो मैं अगर इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाऊं तो देखें इसने अभी आपको जनरेट करके दिया 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है, देन 9.77, ठीक है, जो कि मैक्सिमम है। इससे ज्यादा ये नंबर जनरेट नहीं कर सकता, यानी कि 10 कभी भी जनरेट नहीं करेगा। ठीक है जी, ये आपके सामने है, रैंडमली ये नंबर जो है वो जनरेट हो रहे हैं। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाले जो वैल्यूज हैं मैं इनको डिस्कार्ड करना चाहता हूं, मैं इनको जो है वो नहीं देखना चाहता। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाइड बाय 10 जो मैंने लिखा है, मैं इस फंक्शन को जो है ना मैथ डॉट फ्लोर के फंक्शन के मैथ डॉट फ्लोर के फंक्शन के अंदर लिख दूंगा। यानी कि पहले मेरा जो है ये मैथ डॉट रैंडम का फंक्शन चलेगा, ये कोई रैंडमली एक नंबर जनरेट करेगा बिटवीन 0 एंड लेस देन 1 और उसको ये मल्टीप्लाई कर लेगा 10 के साथ, ठीक है। और जब ये नंबर आपका जनरेट हो जाएगा जो कि बेसिकली एक डेसिमल होगा, एक डबल टाइप का वैल्यू होगी, उसका जब हम फ्लोर लेंगे, फ्लोर का फंक्शन अभी हमने पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले, जब हम उसका फ्लोर लेंगे तो ये आपको एक तरह से होल नंबर जो है वो रिटर्न करके दे रहा होगा। तो इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूं। अभी आपको 5 रिटर्न करके दे रहा है, अभी आपको फिर 5, ठीक है, इस तरीके से 7, इस तरीके से ये 5, ठीक है, 1 0 9 5। जो मैक्सिमम नंबर जो ये जनरेट करके देगा आपको वो 9 होगा, और जो मिनिमम नंबर होगा जो कि आपको ये जनरेट करके देगा वो 0 होगा। अब नेक्स्ट मेरी रिक्वायरमेंट है कि जी मैं तो चाहता हूं कि ये मुझे नंबर, रैंडम नंबर मुझे जनरेट करके दे बिटवीन 1 एंड 10, यानी कि इंक्लूडिंग, यानी कि उसमें 1 भी शामिल हो और 10 भी शामिल हो। अभी तो ये आपको रैंडम नंबर जो जनरेट करके दे रहे हैं, आप देख लें, मिनिमम नंबर जो है ये आपको 0 देगा, ठीक है, और मैक्सिमम नंबर जो है ये आपको 9 देगा, ठीक है, यहाँ पे 9 जनरेट हो गया। तो मैं इसके साथ क्या करूंगा, जस्ट 1 ऐड कर लूंगा। अगर ये 0 जनरेट करके दे रहा है तो ये 0 की बजाय उसमें 1 ऐड करके आपको 1 रिटर्न करके देगा। और अगर ये 9 जनरेट करके दे रहा है ना, ये मैथ डॉट फ्लोर मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाइड बाय 10, ये अगर आपको रिटर्न करके दे रहा है 9, तो इसमें हम 1 ऐड कर लेंगे तो ये आपको 10 रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। इस तरीके से देखें, इसने 7 किया, फिर देखें 1, ये अब आपका मिनिमम नंबर है, 1 से कम ये आपको जनरेट करके नहीं देगा। और मैक्सिमम जो है हम कोशिश करते हैं, देख लेते हैं कि ये 10 भी जनरेट करके हमें दे दे। ये चूंकि रैंडम है तो इसलिए हमें नहीं पता कि ये कब जनरेट करके देगा। ले जी, इसने हमें मैक्सिमम 10 जनरेट करके दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। हमने पहले तो हमने ये देखा कि कंसोल के ऊपर यूजर से इनपुट किस तरीके से लिया जाता है, और फिर उसके बाद हमने मैथ्स के कुछ फंक्शंस देखे, मैथ क्लास के। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के बगैर जो है वो आप इसको सीख नहीं पाओगे। और रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्रिप्शन के लिए आपको इस एरिया के अंदर जो है वो एक सब्सक्राइब का एक रेड कलर का बटन नजर आएगा वीडियो के अंदर, आप उसको काइंडली जो है वो क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चैनल का नाम है कोड विद फैसल। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस वक्त तक आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।